नमस्ते। कभी ये सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाली सरकार कैसे बन गई? आज हम ठीक इसी बदलाव की कहानी को समझेंगे, और वो भी दो बहुत ही अहम कानूनों के जरिए। है ना सोचने वाली बात कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये कहानी कोई रातों रात लड़ी गई जंग की नहीं है। नहीं, ये तो कागज पर लिखे गए शब्दों की कहानी है, उन कानूनों और चार्टरों की जिनके जरिए सत्ता व्यापारियों के हाथों से धीरे धीरे फिसलकर सीधा क्राउन के पास जा रही थी। चलिए इस दिलचस्प सफर को और करीब से देखते हैं। तो हमारी पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है ये दो दस्तावेज, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट्स। अब देखने में तो ये सिर्फ पुराने कागज लग सकते हैं, है ना? लेकिन असल में यही वो ब्लूप्रिंट्स थे जिन्होंने भारत में शासन की पूरी तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं साल 1833 में। ये वो साल था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिसका एक ही बड़ा मकसद था, जो भी बिखरी हुई पावर थी उसे एक जगह पर इकट्ठा करना, मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन। और इस एक कानून ने मानो बड़े बड़े बदलावों की झड़ी ही लगा दी। इसने एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा, सुनो, अब तुम्हारा सिर्फ व्यापारी बने रहने का दौर खत्म हुआ। इसने भारत पर शासन के जो नियम थे ना, उन्हें पूरी तरह से नए सिरे से लिख दिया। आइए देखते हैं कैसे। ये एक जबरदस्त आर्थिक बदलाव था। जरा सोचिए, अब तक सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती थी। इस एक्ट ने उस मोनोपोली को, उस एकाधिकार को खत्म कर दिया और भारत के दरवाजे फ्री ट्रेड के लिए पूरी तरह से खोल दिए। अब ये सिर्फ एक टाइटल बदलना नहीं था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने का सीधा मतलब था कि अब एक बॉस होगा, एक सिंगल अथॉरिटी जो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए जिम्मेदार होगी। और यहीं से पहली बार एक यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आइडिया सामने आया, जहां सारी की सारी ताकत एक ही जगह सिमट रही थी। चलिए अब कहानी में 20 साल आगे चलते हैं, साल 1853 पर। देखिए, अगर 1833 का एक्ट पावर को एक जगह लाने के बारे में था, तो 1853 का एक्ट उस पावर को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने, उसे एक मॉडर्न सरकार जैसा ढांचा देने के बारे में था। और यहाँ पर गवर्नेंस में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। पहली बार सरकार के दो मेन कामों को अलग अलग कर दिया गया, कानून बनाना यानी लेजिस्लेटिव काम, और उन्हें लागू करना यानी एग्जीक्यूटिव काम। कानून बनाने के लिए 6 नए सदस्य जोड़े गए। ये एक तरह की मिनी पार्लियामेंट जैसी चीज थी। तो जैसे जैसे सरकार का ढांचा और मजबूत होता गया, एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि इस पावरफुल सरकारी मशीनरी का, इस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा कौन बनेगा। इसका जवाब 1853 के एक्ट में छिपा था। और यकीन मानिए, वो जवाब उस वक्त के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। जवाब था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा। अब सिविल सर्विस में भर्ती सिफारिशों से नहीं बल्कि मेरिट और परीक्षा के दम पर होगी। और इस एक छोटे से बदलाव ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो अब तक कसकर बंद था। और ये उस जमाने के हिसाब से एक जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त आइडिया था। सोर्स का ये कोट साफ साफ बताता है कि थ्योरी में कम से कम कागज पर भारत के सबसे ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटिव पद अब भारतीयों के लिए भी खुले थे। एक ऐसी बात जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। तो इन सारे बदलावों का खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के भविष्य के लिए क्या मतलब था? जाने अनजाने में ही सही, ये कानून धीरे धीरे कंपनी के राज का अंत लिख रहे थे। वो उसे एक ट्रेडिंग पावर से घटाकर सिर्फ एक टेम्पररी केयरटेकर बना रहे थे। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 1833 में पावर को सेंट्रलाइज किया गया और फिर 1853 में उसे और ज़्यादा स्ट्रक्चर दिया गया। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो छिपी है आखिरी लाइन में, कंपनी के भविष्य वाली लाइन में। देखिए, अब तक जितने भी चार्टर एक्ट आए थे, वो कंपनी को 20 साल के लिए शासन करने का अधिकार देते थे। लेकिन 1853 के एक्ट में एक बहुत ही जरूरी चीज मिसिंग थी, एक ऐसी बात जो जानबूझकर छोड़ी गई थी। और वो नंबर था 0। जी हाँ, 1853 के एक्ट ने कंपनी के शासन की गारंटी 0 सालों के लिए दी, कोई टाइम लिमिट नहीं। इसका सीधा सा मतलब था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तलवार कंपनी के सिर पर लटक रही थी और वो जब चाहें इसे गिरा सकते थे। तो ये कहानी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कंपनी की अथॉरिटी की कोई गारंटी ही नहीं थी, तो फिर भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब था?
1853 के एक्ट ने स्टेज तो तैयार कर दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि कंपनी का राज खत्म होगा या नहीं, सवाल बस ये था कि कब। ये एक ऐसे अंत की शुरुआत थी जिससे एक नए युग का जन्म होने वाला था।